लेसन 4 हीट का मीन हीट क्या होती है? जो है हीट एक प्रकार की है ना, जो आपको हॉट और कूल फील करवाती है। जैसे कभी आप कमरे में बैठे हैं और अगर ठंड के दिन की जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है तो आपको कोल्ड फील होता है, लगती है। गर्मी में हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपको गर्मी या कोल्ड हॉट का जो मेजर है या उसको अपन हीट कह सकते हैं, जो क्वांटिटी कि या कूल है उसको अपन हीट कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हॉट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर हीट कंटेंट। जिसके अंदर हीट ज़्यादा है वो हॉट है, जिसके पास हीट की मात्रा कम है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हॉट और किससे मेजर कर सकते हैं? आपके सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट तो कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब आप ये मेजर कर सकते हैं बिल्कुल कि कौन है किससे? अपने सेंस ऑर्गन से। जैसे अगर आप केवल आपका हाथ है और उससे आप ये मेजर करना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो उस समय आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है तब भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कोल्ड ऑब्जेक्ट थोड़ी फैन से आएगी। नॉर्मल टेम्परेचर है तब आप फैन का यूज कर सकते हैं, पर ये जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो हो सकता है गलत भी हो, है ना। जरूरी नहीं कि आपके सेंस ऑर्गन हॉट और कोल्ड के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.1। वो ये एक्सप्लेन करती है कि वाई वी कैन नॉट यूज द सेंस ऑर्गन एज अ रिलायबल मेजर टू फील हॉट एंड कोल्ड। या किसी कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर अपने सेंस ऑर्गन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है कि ये आपको गलत सूचना भी दे सकते हैं। और दूसरी जो कमी इनमें है सेंस ऑर्गन में वो है बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट है तब भी आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे आपको जलने का खतरा रहेगा। या बहुत ज़्यादा कोल्ड है तब भी आपको उसको टच करने में और उसको महसूस करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो हैंड जो है थोड़ा बहुत आप हीट और कोल्ड को हॉट एंड कोल्ड को महसूस कर सकते हैं आपके सेंस ऑर्गन से, पर ये रिलायबल नहीं है। तो एक्टिविटी 4.1 ये बताती है आपको कि आपके सेंस ऑर्गन गलत हो सकते हैं, पर कब? जैसे देखो उस एक्टिविटी के अंदर आपको 3 बर्तन दिए गए हैं, ए, बी और सी। एक बर्तन ए, दूसरा बी और तीसरा बर्तन दिया गया है सी। वहीं बर्तन के अंदर पानी भर रखा है, तो वाटर ए बर्तन के अंदर भी वाटर है, दो के अंदर भी पानी है और तीसरे के अंदर भी वाटर है। ये कंटेनर ए, ये बी और ये कंटेनर सी, 3 कंटेनर है। तो फर्स्ट जो कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में आपको क्या लेना है? कोल्ड वाटर लेना है। इसके अंदर हॉट वाटर लेना है और इसके अंदर हॉट प्लस कोल्ड वाटर का मिक्सर लेना है। समझ में आ गया? 3 कंटेनर लेंगे आप, ए, बी, सी। फर्स्ट कंटेनर में आपको कोल्ड वाटर लेना है, सेकंड कंटेनर में आपको हॉट वाटर लेना है और सी जो कंटेनर है उसके अंदर आपको हॉट और कोल्ड थोड़ा थोड़ा दोनों का पानी मिलाकर मिक्सर लेना है। फिर इसके अंदर आपके लेफ्ट हैंड को थोड़ी देर रखें, आपको राइट हैंड को रखें। ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं हो
कोल्ड और हॉट वाटर नॉर्मल होने चाहिए। हॉट वाटर भी इतना गर्म नहीं हो कि आपको उससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाए या जल जाए। हॉट होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, पर इतना गर्म नहीं कि आपके हाथ जल जाए। कोल्ड भी बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड को आप कोल्ड वाटर के अंदर रखें, मतलब कंटेनर ए के अंदर रखें। राइट हैंड को थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आप हॉट वाटर के अंदर रखें। फिर दोनों हाथ को एक साथ लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को एक साथ इस कंटेनर के अंदर रख दें। तो आपको ये महसूस होगा इस कोल्ड वाटर ने इसको कोल्ड कर दिया हाथ को, तो ये उस वाटर को क्या बताएगा, हॉट बताएगा। तो लेफ्ट हैंड आपसे कहेगा कि वो वाटर जो कंटेनर सी में है वो क्या है, हॉट वाटर है। तो क्योंकि वाटर में जब आपकी वजह से हीट इस वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली हो गई, आपका हाथ ठंडा हो गया, तो जब आप पानी में लगेगा, पर यहाँ गर्म पानी लगा रखा था गर्म पानी में, तो उसका हाथ जो आपका राइट हैंड है वो हॉट हो चुका है। तब जब आप इसको कंटेनर सी में रखेंगे राइट हैंड को, तो ये बताएगा कंटेनर सी में कोल्ड वाटर है। आपके दोनों हाथ अलग अलग आपको रियलाइज करवाएंगे। लेफ्ट हैंड से आप ये महसूस करेंगे कि जो कंटेनर में पानी रखा गया है वो क्या है, हॉट है। राइट हैंड से आप महसूस करेंगे कि जो कंटेनर सी में वाटर रखा गया है वो है कोल्ड है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो वाटर हॉट है या कोल्ड है अकॉर्डिंग टू आवर सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन जनरली उस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी से एकदम घर में एंटर करते हैं, तो हो सकता है घर वालों को थोड़ी गर्मी लग रही हो, पर आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्मी से आए और एकदम ठंडे वातावरण में एंटर करते हैं तो आपको रिलैक्स फील होगा। पर वो जो वहाँ पे थोड़ी देर से पहले बैठे हैं उनको हो सकता है गर्मी लग रही हो कि उनको, तो क्योंकि वो वहीं बैठे हैं। तो एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग आपका सेंस ऑर्गन आपको गलत सूचना भी दे सकता है। तो पूरी तरह से आप सेंस ऑर्गन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तब फिर अपने को क्या करना चाहिए, किससे आप ये पता लगाते हैं, है ना। तो इसके अंदर देखो आपको पेज नंबर 36 पे आपकी बुक में एक बुझो के हिसाब से वो दे रखा है। बुझो से माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज मस्ट बी हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। तो मैं क्या निर्णय करूंगा, तो कोई निर्णय नहीं हो सकता, वो दोनों ही अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको सही सूचना दे रहे हैं, पर वो दोनों ही सही नहीं है ना। तो एक रिलायबल मेजर होना चाहिए कि आप इसको ये बता सकते हॉट है और कोल्ड है, तो वो रिलायबल क्या है, the reliable measure of the hotness or coldness of an object is temperature। क्या है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, तो ये आप अगर आप टेम्परेचर में किसी की हीट बताते हैं, है ना, तो टेम्परेचर के द्वारा आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो ये एक रिलायबल मेजर है ना। और इस टेम्परेचर के द्वारा आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो आपका टेम्परेचर जो है वो एक रिलायबल मेजर है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। आपके सेंस ऑर्गन पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, पर टेम्परेचर पर आप विश्वास बताया जाए 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये आप आसानी से कह सकते हैं कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी की तुलना में ठंडा है और बी ए की तुलना में गर्म है ना। तो किससे आप पता लगा रहे हैं, टेम्परेचर से। इनको आपको टच करने की जरूरत नहीं है,
किसी भी सेंस ऑर्गन्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसकी डिग्री की वैल्यू से ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो बी जो है वो हॉटर देन ए। तो ये एक विश्वसनीय मेजर है जिसके आधार पे आप आराम से हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं। पर टेम्परेचर को मेजर किस तरह से करते हैं, तो जो मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का अपन उपयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, टेम्परेचर इज मेजर द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। उसको आप क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं किसको, एक डिवाइस को जो क्या करता है टेम्परेचर को मेजर करता है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिससे आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हॉटनेस और कोल्डनेस कौन बताएगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर कौन करेगा, थर्मोमीटर मेजर करेगा। तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो अपन को इजी वे में आप देख सकते हैं, मार्केट में, घर में भी हो सकता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी आपको थर्मोमीटर मिल जाएगा, और अगर आप मार्केट में जाएंगे तब भी आपको थर्मोमीटर मिल सकता है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये थर्मोमीटर एक डिवाइस है ना, जो टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर को आप यूज कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा टेम्परेचर क्या है। तो थर्मोमीटर पे क्या होता है, इस प्रकार की लाइनिंग्स होती है और इसके अंदर एक मर्क्यूरी होती है Hg, और यहाँ पे आपकी जो स्केल होती है ना, वैसे ही मार्क बने होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स पे अलग अलग होते हैं। मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक थर्मोमीटर का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। थर्मोमीटर अलग अलग होते हैं, जैसे क्लिनिकल की रेंज अलग होगी, है ना, आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे तो उसकी स्केल अलग होगी। अगर आप कोऑर्डिनेट वाला जो रूमर जो थर्मोमीटर है उसको यूज करेंगे तो उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अलग होगी। तो अपन एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं कि आप कैसे मेजर करेंगे वो। तो अगर आप यहाँ से फर्स्ट ये मानते हैं और ये मानते हैं तो इसके बीच में जैसे स्केल होती है वैसे वैसे यहाँ पे 5 का डिवीजन हो सकता है और 10 का डिवीजन हो सकता है। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 1 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इसके बीच में 10 लाइनें हैं जैसे स्केल में होती है, तो आप उसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पढ़ सकते हैं। तो अगर वो मर्क्यूरी की लेवल यहाँ तक आ जाती है तो इसका मतलब ये 0.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार आप जैसे स्केल पे रीडिंग पढ़ते हैं उसी प्रकार आप थर्मोमीटर पे भी रीडिंग पढ़ सकते हैं। पर कैसे, ये मर्क्यूरी लेवल जहाँ पे आके रुक जाएगी, मर्क्यूरी होती है पहले नीचे लोएस्ट लेवल पे, जब आप किसी को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो ये मर्क्यूरी राइज होती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है, और मर्क्यूरी जहाँ पे जाके रुक जाए उस पॉइंट के सामने वाली स्केल पे आप देख लें, जैसे आप स्केल पढ़ते हैं उसी तरह से इसको भी पढ़ सकते हैं, और उसके आधार पे आप उस टेम्परेचर को बता सकते हैं कि ये टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का कितना है। तो इस प्रकार से आपका डिवाइस वर्क करता है, ठीक है। अब टाइप से आ जाते हैं थर्मोमीटर पे। तो आपकी बुक में केवल 2 थर्मोमीटर दे रखे हैं, तो अपन दोनों थर्मोमीटर को पढ़ेंगे। पहला है क्लिनिकल और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। पहला आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। डॉक्टर्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर अपन कहते हैं, ठीक है। पेज नंबर 36 देखो, उस पर एक चीज लिखी हुई है, Buzo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale.
The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It is used earlier. तो आप जब डॉक्टर क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो स्केल मिलेगी, एक तरफ मिलेगी डिग्री सेल्सियस में और एक तरफ मिलेगी फ़ारेनहाइट में। तो जनरली अपन इंडिया में डिग्री सेल्सियस को यूज करते हैं, तो आप जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसमें डिग्री सेल्सियस की तरफ का मेजर देखें और फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट का भी है। तो दोनों, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो होती है 35 टू 42 डिग्री। यहाँ पे रेंज क्या होगी? आप डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में जो रेंज होगी वो होगी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज है। तो ये टेम्परेचर किसमें है? सेल्सियस में, है ना। और अगर आप फ़ारेनहाइट में देना चाहते हैं फ़ारेनहाइट और इसमें देना चाहते हैं तो 94 टू 108 डिग्री, ये इसकी स्केल है, रेंज है। 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट, ये इसकी रेंज है ना। तो रेंज आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग पता चल गया। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का अपन यूज करते हैं या जिस थर्मोमीटर का यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है? द क्लिनिकल थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जनरली ये डॉक्टर्स यूज करते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है एवरेज, जरूरी नहीं है कि आपका इसके बराबर ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एवरेज टेम्परेचर है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है और 37 डिग्री सेल्सियस तो 96.8 जो है आपका फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। हेलो हेलो, यस सर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस ही होती है। आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है वो 35 टू 42 ही क्यों होती है, इससे लोअर और अपर क्यों नहीं होती है? तो इसका रीजन ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 35 से लो भी तो कोई जरूरी नहीं है। और आपको बॉडी थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो रेंज है वो ये परफेक्ट है, क्योंकि इससे कम या ज़्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या आप मिल्क का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? जैसे पेज नंबर निकालो 38, उस पर दे रखा है बुजो हॉट गॉट ए नोटी आइडिया ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप हॉट मिल्क जो है उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि हॉट मिल्क का टेम्परेचर 100 या ज़्यादा आएगा और वो इसकी रेंज ही नहीं है, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर टूट जाएगा या खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप हॉट मिल्क को टेम्परेचर अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब अगर आपको हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करना होगा तब आप कौन से थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे? तो वो नेक्स्ट थर्मोमीटर आएगा आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फिगर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो आपको दे रखा है। एक फिगर दे रखा है आपको पेज नंबर 36 पे, फिगर 4.2, और एक फिगर आपको दे रखा है फिगर 4.6 पेज नंबर 40 पे। दोनों ही जगह आपको उसका फिगर दे रखा है। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपको इसका टेम्परेचर मेजर करना है हॉट मिल्क का, तब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज नहीं कर पाएंगे, और तब आपके पास एक और थर्मोमीटर है, वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसका उपयोग अपन करेंगे। तो नेक्स्ट थर्मोमीटर क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए जनरली अपन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं जो लैब में होते हैं। तो जनरली एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं लैब के अंदर, उस समय आपको जिन जिन टेम्परेचर मेजर करना होता है उनको मेजर करने के लिए, यूज करने के लिए इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होगी? इसकी रेंज जो है वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज है ना। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का फिगर आपको 38 पेज पे दे रखा है, फिगर 4.4। उस पर पूरी स्केल जैसी एक मार्क्स बने हुए हैं, वो आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बताते हैं, और नीचे ही नीचे आप मर्क्यूरी देख सकते हैं। तो जब किसी जिसका आपको, जैसे ये हॉट मिल्क है, ये बर्तन है और इसके अंदर आपने गर्म दूध भर रखा है, तो जब पहले आप थर्मोमीटर यूज करेंगे तो मर्क्यूरी कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, और यहाँ पे आपका 1, 2, 3 है ना, और जो भी है -10 से है तो -10 से होगा, और इस प्रकार की मेजर बनी हुई होती है ना। तो अगर आप इसको यहाँ पर रख देते हैं हॉट मिल्क के अंदर, तो ये जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी अगर यहाँ तक आ जाता है, कहीं पे भी राइज होगा, और राइज होने के बाद अगर ये 80 डिग्री पे आके रुक जाता है तो आपका मिल्क का टेम्परेचर क्या हुआ? 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, जैसे ये वो पानी है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और इसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उस पानी के अंदर रखना है, और रखने के बाद ये मर्क्यूरी जो है सेमी लिक्विड होता है, वो मेल्ट होगा और वो अब चढ़ेगा उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, जहाँ पे वो आके रुक जाता है
उस पॉइंट को आप सेल्सियस स्केल जो बनी होती है उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उस पर देख लें, और वो जिस पॉइंट पे आके रुका है उस पॉइंट को आप नोट कर लें, वही उस हॉट वाटर का टेम्परेचर होता है। आपको इसके अंदर जब आप किसी का मेजर करते हैं तो उसके अंदर रखे हुए ही आपको मेजर करना है, बाहर नहीं निकालना है। बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, ये मर्क्यूरी एकदम नीचे गिर जाती है, फॉल हो जाती है। तब आपको केवल जहाँ पे आपको मेजर करना है उसके अंदर ही रखना है, और अंदर रखे हुए ही उसकी रीडिंग को नोट करना है, उसको बाहर नहीं निकालना है। क्योंकि अगर आप बाहर निकाल देंगे तो वो मर्क्यूरी इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एकदम ड्रॉप हो जाती है। तो अगर आप इसको बाहर निकालने के देखेंगे, हो सकता है उसका टेम्परेचर 80 हो, तो अगर आपको बाहर लाते लाते वो 75 डिग्री सेल्सियस पे रह जाए तब आपको ये मेजर गलत बताएगा। इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर जब भी आप यूज करें तब जब जिस ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसके अंदर ही रख के उसकी रीडिंग नोट करनी चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए, है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन तो हो गया कि क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर को हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर मिल गया नहीं। तो क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस ही होती है, और आपका हॉट वाटर या हॉट मिल्क जो होगा उसका टेम्परेचर इस रेंज से अबव भी हो सकता है, और इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछ सका है इससे नीचे, पेज नंबर 39 पे देखो, Buzo now understood why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature, but still wonder whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. तो ये कह रहा है क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा पूछ रहा है क्योंकि इस आपका बॉडी टेम्परेचर इसकी रेंज में है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और वो बिल्कुल आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज में है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसका आंसर है नो, ये भी सही तरीका नहीं है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपका टेम्परेचर आएगा वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता, नहीं होगा। ऐसा क्यों, उसका रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए, और उसका रीजन समझने के लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। पेज नंबर 40 पे लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक आपको फिगर दे रखा है, उसके अंदर इस प्रकार का फिगर है, ये नॉब है, फिर ऐसे नॉब है, और इसके अंदर जो मर्क्यूरी है, जिसके अंदर मर्क्यूरी फ्लो होती है, उस मर्क्यूरी के ऊपर यहाँ पे एक नॉब है क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर, और ऐसी नॉब आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं मिलेगी। तो जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपको बॉडी टेम्परेचर यूज करने के लिए मेजर करते हैं, तो आप इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपके मुंह में रखते हैं, और यहाँ जो मर्क्यूरी होती है वो राइज होती है ना, और राइज होकर जब आप इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो वो एकदम ड्रॉप नहीं हो पाती, इस नॉब की वजह से रुक जाती है, और आपका टेम्परेचर इजी वे में एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है। जब आप लेबोरेटरी पर थर्मोमीटर को यूज करेंगे तो आपके मुंह में रखेंगे, मर्क्यूरी जहाँ तक आपका बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ तक राइज हो जाएगी, पर जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे उस दौरान वो मर्क्यूरी वापस नीचे गिर जाएगी, है ना। अब कितनी गिरती है वो आपके टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, मुंह से आप निकाल कर देखने में कितना टाइम लगाते हैं, जितना टाइम लगाएंगे उतनी मर्क्यूरी नीचे चली जाएगी। तो इससे जो आप टेम्परेचर आपको बाहर दिखेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसी नॉब इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होती है। इसीलिए पहले भी मैंने कहा लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब आप यूज करें तो जिसका भी टेम्परेचर मेजर करें तब आप उसको जिसका मेजर करना है उसके अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है। बाहर निकालोगे तो मर्क्यूरी एकदम ड्रॉप होती है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसको जिसका मेजर करना है उसी के अंदर रख के ही मेजर करना पड़ेगा। पर आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुंह में रखेंगे तो आपको निकालना तो पड़ेगा बाहर, और जब आप निकालेंगे तो मर्क्यूरी लेवल नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपके बॉडी का टेम्परेचर का एग्जैक्ट मेजर
नहीं बता सकता, और इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए उपयोग नहीं ले सकते हैं। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे में यूज नहीं की जा सकती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैनॉट बी यूज टू मेजर द temperature of hot water and hot milk, and laboratory thermometer cannot be used to measure our body temperature। और इन दोनों का आंसर मैंने बता दिया तुमको, क्यों है ना। तो ये आप कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ का पूरा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो ट्रांसफर ऑफ हीट है। जब आप फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को चेंज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट होगा 5/9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये एक फॉर्मूला है, और इससे आप किसी भी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट वाले को डिग्री सेल्सियस के अंदर भी चेंज किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। एक और स्केल होती है जिसको अपन केल्विन स्केल कहते हैं, और केल्विन का टेम्परेचर जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 को आप ऐड कर दें तो जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। केल्विन ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो आप जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन भी एक स्केल है जिसके द्वारा भी आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो जो डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर आप 273 को ऐड कर दें तो आपका टेम्परेचर केल्विन के अंदर आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। Transfer of heat, lesson 4, 8. Next topic is transfer of heat. How the heat is transferred from one object to another. Transfer means एक ऑब्जेक्ट अगर है तो हीट अगर एक ऑब्जेक्ट के पास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। उसको ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। पर ट्रांसफर ऑफ हीट कब होगा और कब नहीं होगा, तो दो कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए। हीट जिसके पास होगी उसका टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा हाई होता है, जिसके पास हीट नहीं होगी और उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो जो हीट का ट्रांसफर होता है वो सदैव हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है। It means heat is always transferred from an object hotter to a colder object। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। मतलब अगर आप दो ऑब्जेक्ट रखते हैं ए और बी, है ना, उनमें से अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का कम है तो हीट ए से बी में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर बी का टेम्परेचर ज़्यादा है और ए का टेम्परेचर कम है तो हीट बी से ए के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। कुल मिला के ट्रांसफर ऑफ हीट सदैव हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। पर अगर अपन ऐसे ऑब्जेक्ट ले लें जैसे ए और बी, जिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर। मान लो अपन सेम टेम्परेचर लिखते नहीं है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेल्सियस है, तब हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ से इस तरफ भी नहीं है और इस तरफ से इस तरफ भी नहीं। ए टू बी भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा और बी टू ए भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर होते हैं तो उनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर सदैव तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और टेम्परेचर डिफरेंस में भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में आपको समझ में आ गया कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। पर अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे होते हैं और उनका टेम्परेचर अगर सेम होता है तो उनके अंदर हीट का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा। ये तो हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है। नाउ
we will come to another point, how the heat is transferred. अब ट्रांसफर तो होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, पर हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मेथड क्या है? तो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जिनसे हीट का ट्रांसफर होता है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। किस किस मोड से हीट का ट्रांसफर होता है? तो जो फर्स्ट मोड है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा आपकी हीट का ट्रांसफर होता है, और कंडक्शन जनरली कहाँ होता है? सॉलिड में होता है। कंडक्शन होता क्या है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द hotter end to the colder end of an object, that is called conduction. Heat is transferred from hotter end to colder end of an object, then this is called conduction. इसको आप कंडक्शन कहते हैं। सिंपल एक, जैसे ये आप लोहे की चम्मच है, अगर आप इसको इधर से हीट करना प्रारंभ करेंगे तो इधर वाला एंड भी गर्म हो जाएगा, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो गई कहाँ पर? यहाँ पर। और ये जो ट्रांसफर है इसको आप कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन जनरली सारे सॉलिड में कंडक्शन होता है। किसी एक एंड को अगर आप गर्म करते हैं तो दूसरा जो कोल्ड एंड है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो सॉलिड के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। इट मीन्स कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, और इस मेथड को, जो हीट का ट्रांसफर है, इस मेथड को अपन कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन सॉलिड के अंदर होता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। आपको एक एक्टिविटी दी गई है बुक में, एक्टिविटी 4.6, ये आपको सॉलिड के अंदर कंडक्शन को एक्सप्लेन करती है। एक्टिविटी 4.6, इसके अंदर क्या किया गया है? 2 ब्रिक दी गई है और उसके अंदर एक ये आयरन रोड है, और इस आयरन रोड को लेकर इसमें 2 ब्लॉक के बीच में इसको दबा दिया गया है, ब्रिक्स के बीच में, ठीक है। और इस आयरन रोड को इस आयरन रोड के ऊपर वैक्स लगाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैक्स से क्या किया गया है? इसके अंदर कुछ नेल्स को चिपका दिया गया। यहाँ पे आपने वैक्स लगाया, यहाँ पे आपने वैक्स लगाया, ये वैक्स लगाया, ये वैक्स लगाया, ये वैक्स लगाया, और यहाँ पे भी आपने वैक्स लगाया। और यहाँ पर पिन जो होती है, ऑल पिन है ना, छोटी पिन, यहाँ मैच स्टिक को लगा दो। और लगाया किससे है? वैक्स से, और इन मैच स्टिक को लगा दिया गया, ठीक है। फिर आपको एक एंड से इसको हीट करना है। इस एंड से आपको क्या करना है? इसको हीट करना है। कैंडल के द्वारा आप हीट कर सकते हैं। तो क्या होगा? जब आप इसको आयरन रोड को हीट करेंगे एक एंड से, इस एंड से अगर आप इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले ये मैच स्टिक ड्रॉप होगी, फिर उसके बाद ये मैच स्टिक ड्रॉप हो जाएगी, फिर 3rd नंबर की मैच स्टिक ड्रॉप होगी, फिर 4th की, फिर 5th की, और फिर 6th मैच स्टिक जो है वो ड्रॉप होगी 1 बाय 1। सबसे पहले आपकी ये मैच स्टिक गिरेगी नीचे, क्योंकि वैक्स जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई, और हीट ट्रांसफर का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, ये आपका हॉटर एंड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी तो वैक्स मेल्ट हो जाएगा, और अगर वैक्स मेल्ट हो जाएगा तो जो फर्स्ट मैच स्टिक है वो नीचे गिर जाएगी। फिर हीट अगली बार ट्रांसफर होगी तो ये वैक्स
मेल्ट होगा और ये वैक्स मेल्ट होगा, ये मैच स्टिक नीचे गिर जाएगी, फिर और आगे हीट ट्रांसफर होगी, ये मैच स्टिक का जो वैक्स है वो मेल्ट होगा और ये मैच स्टिक गिर जाएगी। और इस प्रकार से 1 बाय 1 एक साथ सारी मैच स्टिक नहीं गिरती है, पहले ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी। तो ये शो करता है कि यहाँ से इस तरफ आपकी हीट का ट्रांसफर हो रहा है और इस ट्रांसफर को आप कंडक्शन कहते हैं और इस ट्रांसफर को इस एक्टिविटी के द्वारा अपन प्रूव कर सकते हैं। तो कंडक्शन सॉलिड के अंदर ही होगा और सदैव हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होगा। पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या सारे सॉलिड हीट का कंडक्टर करते हैं? अगर मैंने इस आयरन रोड की जगह वुड स्टिक ले लिया होता तो क्या जो एक्टिविटी अब यहाँ पे हुई वो वुड स्टिक के साथ होती? या मतलब कहने का मतलब यह है कि आयरन रोड की जगह आपने क्या ले लिया, वुड स्टिक ले लिया, फिर वैक्स से सारी मैच स्टिक को चिपका दिया और फिर अगर आप इस एंड से इसको गर्म करते हैं तो ये मैच स्टिक 1 बाय 1 गिरती रहेगी। पर ऐसा नहीं है, ये जो आपकी वुड स्टिक है वो जलेगी, है ना, और जलने के बाद ये गिरेगी। तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर ये वुड बिल्कुल नहीं करता है। ये एक्टिविटी वुड स्टिक के साथ आप नहीं दोहरा सकते हैं, पर आयरन स्टिक के साथ दोहरा सकते हैं। इट मीन अपन ये कहें कि सॉलिड के अंदर कंडक्टर से हीट का ट्रांसफर होता है, तो क्या सारे सॉलिड हीट का ट्रांसफर करते हैं? तो आंसर है नो, सभी सॉलिड हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो हीट के ट्रांसफर करने के आधार पे सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, that is conductor and insulator. Those solids which conduct heat, that are called conductors, and those solids which do not conduct heat, that are called इंसुलेटर। उनको अपन इंसुलेटर कहते हैं। तो अपन ये सोचते हैं कि सारे सॉलिड कंडक्टर होते हैं, तो अपन रॉन्ग है। सारे सॉलिड हीट का कंडक्टेंस नहीं करते हैं, कुछ सॉलिड हीट का कंडक्टेंस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो कंडक्ट करते हैं हीट का उनको कहते हैं कंडक्टर और जो नहीं करते हैं उनको कहते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर के एग्जाम्पल है जैसे जिंक है ना, आयरन है, एल्यूमिनियम है और भी दूसरे मेटल्स जो है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे हीट के कंडक्टर हैं, सभी मेटल्स। और इंसुलेटर के अंदर अपन आ जाएंगे जैसे वुड है ना, प्लास्टिक है, कार्बन है, सल्फर है, ये सभी आपके इंसुलेटर हैं और सॉलिड है पर ये कंडक्टर नहीं है। इट मीन्स हीट का कंडक्टेंस ये नहीं करते हैं। तो सॉलिड को कंडक्टेंस के आधार पे अपन डिवाइड कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर पे। ये आपकी फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गई कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस मेथड से किया जा सकता है, कंडक्शन से। सेकंड जो मेथड है उसको ट्रांसफर ऑफ हीट की, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट मेथड जो है हीट ट्रांसफर की है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड जनरली गैस और लिक्विड में अपन देखते हैं। गैस और लिक्विड जिस मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसफर करते हैं वो आपकी कन्वेक्शन है। यहाँ पे ही जो तो कन्वेक्शन कौन शो करता है, या तो गैस शो करती है या लिक्विड शो करता है। तो गैस और लिक्विड के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और इस मेथड में क्या होता है, उसको अपन इजी वे में आपकी एक्टिविटी 4.8 जो है उसके आधार पे अपन कन्वेक्शन को इजी वे में समझ सकते हैं। एक्टिविटी 4.8 को देखो, इसके अंदर क्या कर रखा है, एक टी स्टैंड है और टी स्टैंड के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर अपन ने एक बर्तन को रखा है। उस बर्तन में अपने को क्या करना है, पानी को भरना है, वाटर। और फिर इसको नीचे से हीट करना है।
ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी कैंडल है उससे अपन इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो वाटर है वो एक जैसा गर्म हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हीट यहाँ पे आएगी तो ये जो वाटर है ये क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा, सबसे पहले हीट को एक्सेप्ट करेगा और ये जो गर्म पानी है वो ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही नीचे वाला कोल्ड वाटर नीचे आया वो वापस हीट एक्सेप्ट करेगा और जब वो गर्म हो जाएगा तो वो भी ऊपर उठ जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक सारा पानी एक जैसा गर्म नहीं हो जाता। इट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इसने इस वाटर ने हीट ली और इसने इसको पास में ट्रांसफर कर दी, फिर उसने पास वाले ट्रांसफर कर दी। सॉलिड में ऐसा होता है, सॉलिड के अंदर इस वाले मटेरियल ने अगर हीट ली एटम ने तो वो पास वाले को ट्रांसफर कर देता है, पास वाला पास वाले को ट्रांसफर कर देता है, पास वाला पास वाले को ट्रांसफर कर देता है और इस एंड से इस एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाती है, वो सॉलिड में होती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार का एटम है, अगर इसने हीट ली तो ये यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएगा और कोल्ड एटम जो है वो आगे की तरफ मूव होता है। तो इस प्रकार इस वाले हमें इस वाली मेथड के अंदर जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट एंड राइजेस अप एंड द कोल्ड वाटर रिप्लेस द place of hot water and this process will continue till all the water become hot at the same temperature and this method is called convection। इस मेथड को अपन कन्वेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे मतलब कुल मिला के मेथड ये है कि अगर आप वाटर को गर्म करेंगे तो नीचे पानी गर्म होगा, गर्म पानी ऊपर उठ जाएगा और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, वो गर्म होगा वो भी ऊपर उठ जाएगा और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक सभी पानी गर्म नहीं हो जाता। उसी प्रकार से गैस है, तो गैस को अगर आप गर्म करते हैं तो जो वार्म हो जाएगी या हॉट गैस होगी वो अप उठ जाएगी और बाकी की कोल्ड एयर वापस नीचे आती रहेगी। तो जो गर्म है, जैसे अगर आप कोई चीज जलाते हैं तो आपने देखा होगा तो धुआं उठता है, तो धुआं सदैव ऊपर जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता है। उसका रीजन ये होता है कि धुआं क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म चीज जो होगी गैस वो कहाँ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी और जो ठंडी ऊपर से कूल एयर है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक सभी एयर एक जैसी गर्म नहीं हो जाती। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे वाटर एक जैसा गर्म नहीं हो जाता। इस मेथड को कन्वेक्शन कहते हैं। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं वो है आपका कोस्टल रीजन के अंदर। कोस्टल रीजन के अंदर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दो प्रकार की चलती है। कोस्टल एरिया जो होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, ऐसा एरिया जो समुद्र के पास हो उसको अपन कोस्टल एरिया कहते हैं। तो कोस्टल एरिया के अंदर दो चीजें यहाँ पे आएगा, ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे क्या है, ये सी है और इसके अंदर पानी है, वाटर किसका, सी का, सी का पानी है और इस तरफ आपकी लैंड है। ठीक है, तो जो सनलाइट गिरेगी वो दोनों के ऊपर गिरेगी, पानी के ऊपर भी और आपके लैंड के ऊपर भी, मतलब जो जमीन है उसके ऊपर भी सनलाइट गिरेगी। तो ये क्या करता है, ये हीट अप फास्ट, यहाँ पे सन है और सन की वजह से इसके ऊपर हीट दोनों तरफ आएगी, ठीक है। पर जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म होती है ना, और जो पानी है वो गर्म तो होता है पर धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंड की यहाँ पर जो भी एयर है वो गर्म जल्दी होगी और वो गर्म होकर हॉट एयर ऊपर की तरफ उठ जाएगी।
एयर क्या हो जाएगी, हॉट, और यहाँ पे ऊपर की तरफ चली जाएगी क्योंकि हॉट एयर नीचे नहीं रहती है। तो लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो जल्दी गर्म होगी क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो रही है, और वो सारी हॉट एयर अप राइजेस हो जाएगी। तो यहाँ पे एयर का प्रेशर डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ से एयर जो होती है वो किस तरफ चलेगी, लैंड की तरफ चलेगी। ये कूल एयर है, और कूल एयर किस तरफ से किस तरफ चलेगी, सी टू लैंड, और इसको अपन सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सी ब्रीज, है ना। तो इसका रीजन समझ में आ गया, लैंड जल्दी गर्म होती है तो यहाँ पे जो एयर होगी लैंड के ऊपर वो ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से कूल एयर जो होगी सी से किस तरफ चलेगी, लैंड की तरफ दिन के समय, और चूंकि वो सी से स्टार्ट होकर लैंड की तरफ जा रही है इसलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं। अब ड्यूरिंग डे का ये हो, और अगर आप नाइट में देखते हैं तो नाइट में इसका उल्टा होता है। जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी वापस क्या होगी, ठंडी भी हो जाएगी। तो ये ड्यूरिंग डे है और ड्यूरिंग नाइट उल्टा होगा। ड्यूरिंग नाइट भी यहाँ पे ये आपका वाटर है सी के अंदर और पास में लैंड है। तो ये लैंड जो होगी वो कूल डाउन होगी फास्ट एंड कूल डाउन स्लोली। जो लैंड जो होती है बहुत जल्दी गर्म होती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो ये इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो इसलिए ये हॉट रहेगी लैंड से। यहाँ से जो एयर है वो क्या हो जाएगी, अब अप उठ जाएगी, है ना। तो प्रेशर डाउन कहाँ हो जाएगा, आपके सी पर, और सी पर प्रेशर डाउन होने की वजह से नाइट में यहाँ से लैंड की से सी की तरफ कूल एयर चलेगी। किस तरफ से चलेगी, लैंड से सी की तरफ, और इनको अपन लैंड ब्रीज कहते हैं। तो सी ब्रीज चलेगी किस समय, डे टाइम में, जो सी से लैंड की तरफ चलेगी, और नाइट के समय लैंड से सी की तरफ चलेगी और उनको अपन लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ड्यूरिंग डे सी ब्रीज विल ब्लो फ्रॉम सी टू land, and during night time land breeze will blow from land to sea, है ना। ये आपकी सेकंड मेथड हो गई जिसको अपन कन्वेक्शन कहते हैं। थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज कॉल्ड रेडिएशन मीडियम। मतलब वो उसको रेडिएशन कहते हैं। ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बिना किसी मीडियम के अगर हीट ट्रांसफर होती है देन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन, और इस मोड को अपन रेडिएशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सन से जो हीट अर्थ तक आती है उसका मोड रेडिएशन ही है ना। द हीट फ्रॉम द सन विल ट्रांसफर टू द अर्थ बाय द मेथड रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा ही, सन के द्वारा जो हीट होती है वो अर्थ पर आती है। उसी प्रकार से अर्थ के ऊपर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट अपनी कूल बन जाता है और हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट को इन्वायरमेंट को देता है, तब जो मेथड होगी वो भी रेडिएशन होगी। वो भी रेडिएशन के द्वारा अपनी हीट को इमिट
करता रहता है और हीट को कहाँ ट्रांसफर करता है, इन्वायरमेंट में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट को अपनी हीट देता है तब भी जो मेथड होगी वो क्या होगी, रेडिएशन होगी। तो रेडिएशन ऐसा मीडियम है ट्रांसफर ऑफ हीट का जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर हो जाती है। देन दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, इसको अपन रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, फिर ये ट्रांसफर ऑफ हीट के जो टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए तीनों। पहला कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर के दौरान आप कौन से कपड़े पहनते हैं, उसकी टाइप क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ कौन से पहनने चाहिए, किस सीजन में आपके क्लॉथ की टाइप क्या होनी चाहिए। तो विंटर सीजन के दौरान आपको कपड़े की अलग टाइप के कपड़े पहनने चाहिए और समर सीजन जो है उसके अंदर आपको अलग कपड़े पहनने चाहिए। पर ऐसा क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए। विंटर सीजन के दौरान आपको सदैव डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और समर सीजन के दौरान लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए। पर ऐसा क्यों, डार्क कलर क्लॉथ विंटर के दौरान क्यों पहनने चाहिए और समर के दौरान लाइट कलर के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क कलर क्लॉथ जो होते हैं वो दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर हैं और हीट को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो देन दे कीप आवर बॉडी वार्म। तो वो आपकी बॉडी को क्या रख सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी हीट जो एटमॉस्फेयर में है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी बॉडी को क्या रखेंगे, गर्म। और आपकी बॉडी को गर्म रखने की ही जरूरत है विंटर सीजन में और इसीलिए अपन विंटर सीजन में डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं। इसका जस्ट उल्टा समर सीजन में है, लाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं दे रिफ्लेक्ट ऑल हीट, है ना। जनरली वो सभी हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो वो क्या करेंगे, कीप आवर बॉडी कूल। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है एटमॉस्फेयर में, तो आपके क्लॉथ ऐसे होने चाहिए जो उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे और उस हीट को लगातार रिफ्लेक्ट करते रहे। अगर आप डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं समर सीजन में तो डार्क कलर समर सीजन में वैसे ही तो हीट एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, तो ये डार्क कलर के क्लॉथ उस सारी हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और इसीलिए अपने को डार्क कलर के क्लॉथ समर सीजन में नहीं पहनने चाहिए। और समर सीजन में आप लाइट कलर के क्लॉथ पहनेंगे तो लाइट कलर के क्लॉथ क्या करते हैं, सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे और रिफ्लेक्ट कर देंगे तो आपकी बॉडी इतनी गर्म नहीं होगी और आपकी बॉडी कूल फील करेगी और इसीलिए आप प्रिफर करते हैं कि समर सीजन में आप लाइट कलर के क्लॉथ पहने। दूसरा जो विंटर के अंदर आता है वो ये है कि विंटर के अंदर कौन से क्लॉथ पहनते हैं अपन, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। तो ऐसा वुलन क्लॉथ पहनने से अपने को विंटर सीजन में गर्मी रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वूल जो होती है वो क्या होती है, बेस्ट कंडक्टर है किसकी, हीट की, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से वो आपकी बॉडी के जो हीट है उसको एनवायरनमेंट में लॉस नहीं होने देती है ना। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। जैसे आपने वुलन क्लॉथ पहना तो वुलन क्लॉथ पहनने के बाद होगा क्या, आपकी बॉडी की जो हीट है वो एनवायरनमेंट में नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या आ गया, वूल आ गया, वुलन क्लॉथ आ गया। और वूल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। अगर वो बेस्ट कंडक्टर है तो हीट एनवायरनमेंट में ट्रांसफर नहीं होगी और एनवायरनमेंट में ट्रांसफर नहीं होगी तो आपकी बॉडी क्या बनी रहेगी, वार्म बनी रहेगी। तो वुलन क्लॉथ आपको
विंटर सीजन में क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसमें एक एडवांटेज और होता है, वुलन क्लॉथ के बीच में एयर गैप होता है और एयर गैप के अंदर बीच में क्या आ जाती है, एयर आ जाती है और एयर भी कंडक्टर जो है, हीट की बेड कंडक्टर है और ये भी आपकी हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो कुल मिला के आपकी बॉडी की हीट जो है वो लॉस नहीं होगी और आपकी बॉडी वार्म बनी रहेगी। एक दूसरा क्वेश्चन और है इसके अंदर, अगर आप दो थिन ब्लैंकेट है उनका यूज करते हैं तो बेटर है कि एक मोटी थिक ब्लैंकेट यूज करते हैं। Which is better to avoid us from winter, two thin blanket और one thick blanket? तो इसका आंसर है कि आपको सदैव दो थिन ब्लैंकेट यूज करनी चाहिए, उसकी केवल एक मोटी ब्लैंकेट की जगह। उसका रीजन ये है कि दो थिन ब्लैंकेट के बीच में क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी और एयर जो है वो हीट का वेट कंडक्टर है, हीट की वेट कंडक्टर है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है और ज्यादा वार्म बनी रहेगी बजाय एक थिक ब्लैंकेट के। तो आपको प्रिफर करना चाहिए कि आप दो थिन ब्लैंकेट का यूज करें बजाय एक थिक ब्लैंकेट के। तो दो थिन ब्लैंकेट है वो आपको ज्यादा गर्म रख सकती है उस एक थिक ब्लैंकेट की तुलना में, है ना। ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर जो है उसको आप निकाल लो, क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। बाकी का लेसन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 1, तो सिमिलरिटीज क्या है। मेजर टेम्परेचर, सर हमें अभी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं क्या? क्वेश्चन फर्स्ट जो है, सिमिलरिटीज है, दोनों टेम्परेचर को मेजर करती है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों का क्या काम है, टेम्परेचर को मेजर करने का काम है। तो ये दोनों में सिमिलरिटीज है। डिफरेंस जो है दोनों के अंदर वो ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का काम में आता है और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने में अपन उपयोग लेते हैं। दोनों चीजें हैं, है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सेकंड है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, सारे मेटल्स हैं। और इंसुलेटर के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे वुड है ना, और एयर है। ये इंसुलेटर है जो हीट की कंडक्टर नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, टेम्परेचर। सेकंड है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। डी जो है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगला जो है, एक कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ द हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू द इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो कंडक्शन मेथड है उसके द्वारा ट्रांसफर होगी। और क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट बेटर देन द क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। तो वहां पे डार्क कलर आएगा। मैच द फॉलोइंग में आएगा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कहाँ चलती है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। डार्क कलर क्लॉथ शुड बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड लाइट कलर क्लॉथ शुड बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द समर सीजन। ये आपको मैच द कॉलम करवाना है। डिस्कस व्हाई
wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. तो उसका रीजन ये है कि दो लेयर के बीच में क्या होती है, एयर होती है, और इस एयर की वजह से वो ज्यादा वार्म फील करते हैं क्योंकि ये बेड कंडक्टर है किसकी, हीट की। और इसके लिए दो लेयर के क्लॉथ अगर आप पहनते हैं तो आपको ज्यादा गर्मी रहेगी एक थिक क्लोथिंग की अपेक्षाकृत। 6 में जो है रेडिएशन, नीचे जो आपको हीट हो रहा है वो है कंडक्शन, वाटर के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी वो कन्वेक्शन, और वाटर से इन्वायरमेंट में जो ट्रांसफर होगी वो होगी रेडिएशन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको तीनों लिखना है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट एक्सप्लेन। तो इसका रीजन ये है कि व्हाइट कलर जो होता है वो हीट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हाउस को क्या रखेगा, ये कूल रखेगा। और इसीलिए समर जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है वहां पे सभी मकान का आउटर कवरिंग भी व्हाइट कलर या लाइट कलर की होनी चाहिए ताकि हीट सब्जी रिफ्लेक्ट हो जाए और मकान जो है वो कूल बना रहे अंदर से। 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree centigrade. The temperature of the mixer will be between 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। बिटवीन होगा क्योंकि दोनों के टेम्परेचर का मिड आ जाएगा। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो नो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल इसका आंसर है। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ आइसक्रीम। तो वुडन जो है वो हीट का क्या है, वेट कंडक्टर है, तो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इसका आंसर है डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बटन्स द बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी। तो इसका रीजन ये है कि कॉपर जो है स्टेनलेस स्टील से ज्यादा बेटर कंडक्टर है। तो ये इसका सी आंसर है, कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। Question answer is also get completed. Now your lesson is completed.